चलो. Good evening, all of you. First of all, my name is Ranjit Padol. I am from Buldana. I am a CEO, founder of Raviraj and Associates. Raviraj and Associates is a company which is founded in 2016 और हम अभी कंस्ट्रक्शन में एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट में वर्क करते हैं. उसी के साथ ही एक कैड सेंटर की सिस्टर फ्रेंचाइजी है सी क्यूब, उससे भी हम जुड़े हैं और उसका नाम है सी क्यूब कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेशन सेंटर. तो जो कैड सेंटर है उसी की वो एक सिस्टर फ्रेंचाइजी है. आप सभी को पता ही होगा कि कैड सेंटर एक लीडिंग वेंडर है जो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है इंजीनियर्स के लिए, और बाकी भी उनके कुछ वेंडर्स है जैसे कि लाइव वायर है, सी क्यूब उसमें ही एक आता है जो कॉम्पिटेंसी आपको प्रोवाइड करता है. उसी के साथ में पहले तो मैं मेरा पूरा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको. मैं बीटेक सिविल हूँ, उसके बाद में इंटीरियर डिज़ाइनर, वास्तु एक्सपर्ट एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंट. मैंने मेरी एमई की पढ़ाई पूना से कंप्लीट की है, DY पाटिल यूनिवर्सिटी. उसी के साथ में आज मैं ABC ग्रुप का भी धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया आप सभी से बात करने का, आपसे मुलाकात करने का. और आज हम जो फेसबुक के थ्रू लाइव जा रहे हैं वो टॉपिक थोड़ा क्यूरियसिटी का है. सबके मन में अभी जो भी सिविल इंजीनियर्स है या जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, वो सभी के लिए एक क्यूरियसिटी का सब्जेक्ट रहा है कि कोविड-19 एंड फर्दर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत में हो या भारत के बाहर वर्ल्ड में इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा सपोर्ट करती है. मतलब इट्स कंट्रीब्यूट मोर टू एवरी इकोनॉमी. और अभी जो सिचुएशंस हमारे है इंडिया के हो या आउट ऑफ इंडिया या जो पूरे देश के सिचुएशंस है वो थोड़ी ही कोविड-19 के वजह से थोड़े डिस्टर्ब है. उससे हमारी इकोनॉमी भी डाउन होते आ रही हम देख रहे हैं. तो इस सिचुएशन में जो भी हम रिलेट करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, तो हमने क्या करना चाहिए और कैसे संभाले इस सिचुएशन को, ये सभी का बूमिंग टॉपिक है. एक माइंड में है सबके कि कैसे इससे बाहर आए, या अभी कोविड-19 के साथ ही हमें चलना है या कोविड-19 को एक ब्रेक देना है या उससे उभरना कैसा है. तो ये सभी सोच रहे हैं. तो कोविड-19 के बढ़ते आंकड़े देखकर हम सबको पता है कोविड-19 के जो पेशेंट्स है, इन्फेक्टेड जो लोग हैं, उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. एक घना संकट आगे हमें दिख रहा है. उसमें जो बड़ा संकट है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने इकोनॉमी पर भी अटैक कर रहा है, हमारे हेल्थ सिस्टम पे भी अटैक कर रहा है. और पहले से हम कहते आ रहे हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ. सो इस कोट को हमें ध्यान में रखते हुए भी काम करना है. और ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम काम छोड़ दें, काम तो सभी को करना ही है. बिकॉज डेवलपमेंट सबको चाहिए, सबको एक जरिया है काम करने का, वो भी हमको फॉलो करना है. तो ये रैपिड ग्रोथ जो है कोविड की, वो तो एफर्ट्स से, जो मेडिकल टीम्स है उनके एफर्ट से तो कम होगी. और कोविड-19 इंडिया से जाएगा ही जाएगा, इंडिया नहीं वर्ल्ड से भी जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है. बस हमें थोड़ा सा सब्र रखना है और खुद पे भरोसा करना है, हमारे मेडिकल सिस्टम पे भरोसा करना है,
थोड़ा जो गाइडलाइंस WHO से हमें मिल रही है वो हमें फॉलो करनी है, जैसे कि सेफ डिस्टेंस, यूजिंग अ मास्क, सैनिटाइज़र, थोड़ा सा क्राउडी एरियाज में जाना आप सबको हमें अवॉइड करना है। तो ये सब बातें तो हम कर ही रहे, हमें करना भी ज़रूरी है। उसके बाद में एक जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो है कि हमें जो पुलिसकर्मी है, आरोग्य कर्मचारी है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, या जो भी है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब हेल्थ सिस्टम डेवलप करने के लिए सपोर्ट कर रहा है या अपनी जी जान लगा रहा है उसमें, तो उसे सपोर्ट करना है, ना कि हमें उसे ब्रेक करना है। क्योंकि ये जो कोविड की सर्कल है या एक साइकिल जो बन रही है उसे हमें ब्रेक करना है। तो इसके लिए तो हमें सबसे अच्छा तरीका तो यही पता है कि हमें उसके सेफ डिस्टेंस, घर में रहना है, सेफ रहना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि हम सोच रहे हैं कि अभी कोविड-19 के बाद में हमें कैसे उभरना है। तो कोई भी चीज़ जब आती है, मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या अपने फैमिली लाइफ हो, तो उसमें पहले तो आपको डिटेक्ट करना होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। यदि आपको वो प्रॉब्लम ही पता नहीं है कि हम किस लिए वर्क कर रहे हैं या कैसे वर्क करना है और कब वर्क करना है, तो आप उसका सॉल्यूशन सही तरह से नहीं दे सकते हो। तो उसी के लिए हमें पहले तो वो प्रॉब्लम डिटेक्ट करनी है कि हमें इस कोविड-19 में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या कोविड-19 के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। यदि हम बात कर रहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, हम रिलेट करते कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज से, या हम रिलेट करते एजुकेशन सिस्टम से, या हम रिलेट करते हेल्थ सिस्टम से, या हम रिलेट करते फाइनेंस सिस्टम से, या हम रिलेट करते अदर कोई भी सिस्टम हो जो सिस्टम हमें दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, बट इट्स इन एक्टिव पोजीशन, तो हमें उस सिस्टम को कोई ठोस या कोई रिजिड सॉल्यूशन देना होगा। तो आपको पहले तो उसके जो प्रॉब्लम्स है, इंटरनल प्रॉब्लम्स है, वो ढूंढने पड़ेंगे। तो अभी बात आती है कि प्रॉब्लम्स ढूंढे कैसे। ये सभी के मन में सवाल आता होगा कि प्रॉब्लम्स ढूंढे कैसे। तो हमें पता है कि प्रॉब्लम्स ढूंढने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जैसे रिसर्च मैनेजमेंट में किया जाता है, कोई भी रिसर्च आप जब करते हो तो आपको पता चाहिए कि विच टॉपिक यू आर गोइंग थ्रू, कि आपको किस टॉपिक में जाना है। उसके बाद में आपको क्यों जाना है, उसे आपको क्यों लगाना है, क्यों जाना है, उस टॉपिक में ही क्यों जाना है, उसके प्रॉब्लम से आपको क्यों सॉल्व करने हैं या क्यों ढूंढने हैं। उसके बाद में उसे कैसे ढूंढने हैं, हाउ, और लास्ट में व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड, आप क्या ढूंढने जा रहे हो। ये सभी बातें मिलकर आपको जो जवाब मिलेगा तो एक क्वेश्चन के स्वरूप में होगा। आपको एक क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन मार्क मिलेगा। एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क मिलने के बाद ही आप वहाँ पे काम कर सकते हो। तो रिसर्च मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे एक थोड़ा सा रिसर्च करना है कि हम जो फील्ड में हैं या जो फील्ड को हम रिलेट करते हैं, तो वहाँ पे हम प्रॉब्लम्स कैसे ढूंढें। चलो तो हम बात करते कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। जैसे हम रिलेट करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, बेसिकली मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेट करता हूँ। आई एम अ सिविल इंजीनियर, जैसे मैंने इंट्रो में बताया। तो उसमें भी मेरा जो मास्टर्स है वो मास्टर्स है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। सो इट्स अ प्रायर ड्यूटी, जो मैनेजमेंट फील्ड के लोग होते हैं उनका प्रायर ड्यूटी होता है कि हाउ टू मैनेज और हाउ टू हैंडल द साइट्स। तो साइट्स हैंडल करने के लिए बहुत सारी बातें होती है कि आपको टाइम भी देखना है, बेसिकली आपको लेबर्स भी देखने हैं, आपको उस प्रोजेक्ट की इकोनॉमी भी देखनी है कि कितना हम खर्च कर रहे हैं। उसके बाद में आपको इकोनॉमी के साथ में जो
सारी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट में आती है, जैसे कि मटेरियल सप्लाई हो, डिमांड किसी चीज़ की है आपको, उसके बाद में आपके प्लान्स हो, तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको सब एक जगह पे लेके चलना होता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपके पास में लेबर्स बहुत सारे हैं और आपके पास में आर्किटेक्चर प्लान ही नहीं है, तो यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड। और अभी कोविड-19 वही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। आपने देखा होगा कि हम घर पे बैठे हैं, तो बहुत सारा वक्त है हमारे पास में, मगर वही सिचुएशन हम साइट पर जाके कंसिडर करें, मोस्ट ऑफ द साइट अभी डाउन ही है, बंद ही है, मगर जो भी साइट्स चालू है तो वहाँ पे एक टाइम रिस्ट्रिक्शन दिया है। रेगुलर वर्क में भी टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है, मगर वो शिफ्ट में होता है एज पर वर्कर्स वेगेजेस एंड देयर कैपेसिटी। टाइम के साथ में उनकी शिफ्ट चेंज होती रहती है, मगर अभी इस समय जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन मिल रहे हैं गवर्नमेंट बॉडीज से, तो वो क्वाइट टफ। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी कोई जिला है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि उन्होंने उनके सर्कुलर जो निकालते उसमें बोला है उन्होंने कि आप काम कर सकते हो, मगर जो आपका नगर परिषद का एरिया है वो छोड़ के। उसमें भी शर्त यह है कि आपके लेबर का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो, मतलब यहाँ से वहाँ लेबर लेके नहीं जा सकते हो, आपको ऑन साइट काम करना पड़ेगा। ऑन साइट काम करना है तो एक पहला है कि ऑन साइट काम करना है तो आपको लेबर की पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है, और दूसरी बात उसमें भी आप काम कर रहे हो तो लिमिटेशंस है कि आप सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक ही काम कर सकते हो। तो नेचर ऑफ वर्क एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है कि डिफिनाइट आप नहीं कर सकते हो कि एक काम है तो आप डेफिनाइट नहीं कर सकते हो उसको कि आपको इसे 2 घंटे ही लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी कोई और सर्कमस्टेंसेस से वो काम आपका 2 घंटे से 2 घंटा 20 मिनट भी जा सकता है, या 2 घंटा 40 मिनट भी जा सकता है। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है मैनेजमेंट करते वक्त। सो यस, संदीप मुर्तड़कर सर इज ऑनलाइन। सो सर, हम आपके भी मुद्दे पर आएंगे कि अपॉर्चुनिटीज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यू आर श्योर आई विल कम आफ्टर दिस रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, कि हमें इससे उभरने के बाद में क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। सो हम बेसिकली समझ रहे हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी है ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी ऑफ लेबर्स भी ज़्यादा है, और दूसरी बात जो है अनसर्टेनिटी ऑफ वर्किंग टाइप होता है ना, हमें काम करने का जो तरीका होता है, तो हर एक साइट, वेदर, क्लाइमेट, जो भी है सिचुएशंस वहाँ की, वहाँ उसके हिसाब से हर एक कंस्ट्रक्शन का पैरामीटर चेंज होते रहता है। जैसे कि आप देखे जाए, अभी हम विदर्भ से बिलोंग करते हैं, तो विदर्भ में आप देखा जाए आपको तो जो अकोला रीजन है, अमरावती रीजन है, नागपुर रीजन है, ये जो रीजन है वो रीजन जब मई का महीना होता है तो इतने हिट करते हैं कि अभी आई थिंक 47 और 46 इज द टेम्परेचर देयर। सो ऐसे हालातों में, ऐसे टेम्परेचर में जो लेबर्स वहाँ पे काम करते हैं उनकी कैपेसिटी जो होती है वो कम होती जाती है, वर्किंग कैपेसिटी बोलते हैं उसे, तो वो कम होती जाती है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक वर्कर जो है उसने उतना ही घंटा काम करना चाहिए, वो करेगा मगर उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। सो वो भी एक आपको चैलेंज है अभी। दूसरी बात है कि कोविड-19 की वजह से आप हर एक साइट पे, या कोई भी साइट हो, हम बात कर रहे हैं छोटे से लेकर छोटे या बड़े से लेकर बड़े प्रोजेक्ट तक, जो गवर्नमेंट बॉडीज ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए उसमें है कि आप कम से कम लेबर में काम करें, बट कुछ वर्क ऐसे होते हैं कि उसे उतने लोग चाहिए। जैसे कि आप देखें तो कार चलानी है तो यू कैन नॉट से कि ये ऑटोमेटिकली चल जाएगी,
हालांकि फ्यूचर में कोई ऑटोमेटिक कार आ भी जाएगी, उसमें दुमत नहीं है मेरा, मगर आप देख सकते हो कि कार चलाने के लिए एक जन चाहिए तो चाहिए। सो ऐसे हमारे कंस्ट्रक्शन में कुछ वर्क होते हैं कि वहाँ पे लेबर्स को नज़दीक आना ही आना है, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे मेंटेन होना पॉसिबल नहीं है, मगर हम कुछ उसमें जो सेफ्टीज़ है वो ले सकते हैं। बट लेबर कम करना एक सर्टन लिमिट पे हम कम कर सकते हैं, मगर उस लिमिट के भी नीचे हम नहीं आ सकते हैं। हो गई दूसरी बात। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है, हम अभी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक प्रॉब्लम देखेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने वाली है आगे भी और अभी क्या फेस कर रही है। तो मोस्ट प्रॉब्लम जो सबकी आंखों में पानी लाता है कि बस यार ये कहाँ पे तो भी रुकना चाहिए, कि मेमस बोलते भी है कि ये एरोप्लेन वालों ने कोविड लाया और सड़क वाले या जो गोर गरीब है अपने वो भुगत रहे। तो सिचुएशन वैसी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी एक इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबर्स है। माइग्रेंट लेबर्स मतलब जो काम के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहते हैं, हमेशा वो अपने काम के हिसाब से प्लेस बदलते रहते हैं। तो ऐसे माइग्रेंट लेबर की संख्या बहुत सारी है, बहुत सारी। इसका मतलब देखा जाए तो मुंबई एक हब है, कंस्ट्रक्शन का भी हब है और माइग्रेंट लेबर का भी हब है। तो देखा जाए तो बहुत सारे लेबर्स आप आज देख रहे हो कि वो मुंबई छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्यों बाहर जा रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। और मोस्ट ऑफ देखा जाए तो उनका ओरिजिन कहाँ दूसरी ओर है, या यूपी है, बिहार है, या अदर स्टेट्स है। तो ऐसा भी हो रहा है कि अदर स्टेट से भी हमारे स्टेट में आ रहे माइग्रेंट लेबर, जो वहाँ पे काम ढूंढते ढूंढते गए थे, वहाँ पे कुछ काम किया, उसके बाद में अभी ये लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, तो उसके चलते वो अभी देख रहे हैं कि आप आगे उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक्चुअली क्या होगा ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके वजह से भी माइग्रेंट लेबर्स जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। ऑब्वियसली है कि उनके साथ में कोरोना भी ट्रैवल कर रहा है, और ऑब्वियस है कि उनको हेल्प भी करनी है। सो जो भी हेल्प हो सके हम करेंगे, हम करते आए हैं, करते रहेंगे। दूसरी बात है कि माइग्रेंट लेबर्स के बाद में है सप्लाई डिमांड चेन। कोई भी बिजनेस रहो उसमें एक सप्लाई डिमांड चेन होती है, और एक सर्कल भी होता है। जैसे डिमांड है तो वैसा सप्लाई होता है, और ये डिपेंड करता है अपने, ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें ये सप्लाई डिमांड चेन मेजर रोल प्ले करता है। अभी देखा जाए तो ये सप्लाई डिमांड चेन ब्रेक हुई है, कहाँ पे तो भी उसे चोट पहुंची है। उसके लिए क्या हो रहा है ना, वहाँ पे जो अपने कोई हमें बाहर के कंट्री से बुलाना है, कोई इक्विपमेंट्स है, कोई मटेरियल है, तो शिपिंग आर नॉट अवेलेबल, शिपिंग कम हो गई है या बंद है। उसके लिए सप्लाई डिमांड चेन भी ब्रेक हो चुकी है। और दूसरा देखा जाए तो ये चेन का एक रूल होता है, जब डिमांड बढ़ती है तो कुछ हद तक जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, और जब डिमांड कम होती है तो ये प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, और उसी हिसाब से उसका ट्रांसपोर्ट उसे लगता है, और उसके लिए वो कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ती है। तो अभी वही प्रॉब्लम हम फेस करने वाले फ्यूचर में। तो प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई डिमांड चेन ब्रेक हो चुकी है, तो जब हम रिस्टार्ट करेंगे हमारी चेन तो उसे एक पटरी पर आने के लिए कुछ समय लगेगा। तो ये भी हो गया। दूसरे बात है कि इम्पोर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन में इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो है लेबर। तो माइग्रेंट लेबर हो गया, उसमें वो बेसिक लेबर भी होगा, तो उसके भी अभी वेगेजेस के प्रॉब्लम्स है। उसके बाद में मटेरियल सप्लाई, तो वो सप्लाई डिमांड चेन में आ गया। उसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बाद में हमने बात की कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उसके बारे में चेंजेस दे रही है, कुछ नॉर्म्स वगैरह दे रही है। उसके बाद में इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स है, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी सोच रहे हैं कि कहाँ पे पैसा लगाए। क्या होता है ना
कोई भी आपके प्रोजेक्ट पे पैसा लगाएगा, इन्वेस्टर आपके लिए खड़ा होगा, मगर वो देखेगा कि आपका पोटेंशियल क्या है। वो यदि आपको 1 रुपया दे रहा होगा तो यही सोचेगा कि उससे मुझे 2 रुपया 1.5 रुपया कैसे मिलेगा रिटर्न्स। एवरी इन्वेस्टर, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई आप पे कोई इन्वेस्ट कर रहा है थोड़ा बहुत, तो वो उसके रिटर्न्स भी चाहेगा ही चाहेगा। या कोई ऐसा नहीं है कि जो 1 रुपया आपको देगा और बोलेगा कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, इन्वेस्ट कर दिया मैंने, बस आप करते रहे। ऐसा नहीं होगा। जो भी इन्वेस्टर्स है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है या इंडियन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी लोग हैं। उसके लिए हमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखने चाहिए। अभी हम देख रहे थोड़े क्या होता है ना, यदि आप देखा जाए जनरल लाइफ में भी हम देखते हैं कि हम जब कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, तो थोड़ा सरफिरापन आ जाता है। हम थोड़ी बौखलाई हुए बातें करते हैं। बताया जाए तो हम देखते हैं ना, हम सब इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर्स भी हो या दूसरे भी कोई हो, तो हम देखते हैं हमेशा कि हम जब इंजीनियरिंग में थे तो एक किस्सा मुझे याद है कि सबमिशंस होते थे। तो सबमिशंस के टाइम में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं कि जो सबमिशन मिलने के बाद में ऑन टाइम कंप्लीट करते। दूसरे लोग होते हैं जो किसी का मांग के अपने कॉपी कंप्लीट करके, असाइनमेंट कंप्लीट करके, सबमिशन कंप्लीट करके सबमिट करते। और तीसरे टाइप के लोग वो होते हैं कि जो मांगते रहते हैं कि चल दे, अभी दे, अभी दे, अभी दे। तो उस टाइम में क्या होता है ना, उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि ऑन सबमिशन की कोई डेट्स आ जाती है आगे सामने, और वो सबमिट नहीं कर पाता है, तो वो अपने दोस्त या कलीग्स पे एक चिड़ निकालना चाहता है कि यार तू है, तेरे वजह से मेरा सबमिशन नहीं हुआ है। तो सेम सिचुएशंस अभी क्रिएट हो रही है। जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है या कोई, हम किसी को कोई ना कोई, तो ऐसा नहीं है कि कोई एकदम पूरा है। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होती है कि जो एकदम आत्मनिर्भर है। तो सारी कंट्रीज जो है वो किसी ना किसी पे डिपेंड होती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई सप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे, कम्युनिकेशन डिस्प्यूट्स हो रहे। तो उसी बात से क्या हो रहा है ना, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे भी थोड़ा अफेक्ट कर रहा है। अभी देखा जाए तो चाइना बॉर्डर पे भी थोड़े इश्यूज क्रिएट है, पाकिस्तान बॉर्डर्स पे भी इश्यूज क्रिएट है। ये इश्यूज जो होते हैं ना, स्मॉल इश्यूज आपके कंट्री में के, वो इन्वेस्टर पे इफेक्ट करते हैं कि वो बोलते हैं कि यार ये जो देश है ये दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है, उसके पॉलिसीज वगैरह अदर इस पे ध्यान दे रही है, तो ये रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे कैसे ध्यान देगी। तो थोड़ा वो सोचता है। और ये सिचुएशन में वही हो रहा है अभी कि लॉकडाउन है, उसकी वजह से काम नहीं हो रहा है, शेड्यूल्ड प्रॉपर नहीं है, टाइम स्पेंड होते जा रहा है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक गोल्डन रूल है, टाइम इज इक्वल टू मनी। ये तो सारे इंडस्ट्रीज का गोल्डन रूल है, मगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप जितना टाइम दोगे वो काम कंप्लीट करने के लिए, उतना उसका कॉस्ट बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा। यदि आप सोच रहे होगे कि मुझे 1 BHK घर खरीदना है या बांधना है, तो आप वही सिचुएशन है जिस समय आपने ठहरा लिया कि हमको ये काम करना है, तो वही सिचुएशन उसके लिए राइट होती है कि आप तभी कर लें। यदि आप डिपेंड रहोगे कि नहीं यार चलो मैं 1-2 महीने के बाद में काम करता हूँ क्योंकि कुछ प्राइस डाउन होने वाली, नहीं, वो प्राइस कुछ हद तक डाउन होती है, कुछ मटेरियल्स में डाउन होती है, मगर अदर सिचुएशन में वो बढ़ती जाती है। या यदि आपने कुछ काम चालू किया है और वो आप कंप्लीट कर नहीं पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी वो कॉस्ट बढ़ते जाती है, कॉस्ट कम नहीं होती। तो ये भी एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया और कॉस्ट का हो गया। उसके बाद में सप्लाई डिमांड के साथ में हम देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें सप्लाई डिमांड जो होती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा सा वाइटल रोल प्ले करता है। पहली बात तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप लिमिटेड मत कीजिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब घर का बांधकाम या कुछ अपार्टमेंट या फ्लैट सिस्टम का बांधकाम हो, इसे रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। ये बहुत ब्रॉड फील्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि रोड से, ब्रिजेस से, कलवर्ट से, डैम से, इरिगेशन प्रोजेक्ट से, इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रिक जनरेशन प्रोजेक्ट्स है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, रेलवेज है, रेलवे ब्रिजेस है, उसके बाद में टाउन प्लानिंग है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है या बहुत सारे स्ट्रीम्स है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। और इस सारी चीज़ों को मेन जो देखा जाए तो वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि कोई भी कॉस्ट हो मटेरियल की वो उसके ट्रांसपोर्टेशन पे भी निर्भर करती है। एक हद तक, बहुत हद तक ट्रांसपोर्टेशन भी डिपेंड करता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बोला जाता है कि जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है वो यूज़ किया जाए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन उससे बचे और आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कम आती जाए। मगर कोई मटेरियल ऐसा होता है कि वो उसी लिमिट तक खरीदना ही खरीदना होता है, मतलब उसे ट्रांसपोर्ट करना ही करना है। तो अभी इस लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज हुए, तो ये भी एक तरीके से अफेक्ट करेंगे आपके प्रोजेक्ट पे। उसके बाद में चेंज इन सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, गाइडलाइंस है कंस्ट्रक्शन लेबरर्स के लिए या साइट पे या कंस्ट्रक्शन वर्किंग साइट पे, वो भी चेंज होती रही है। जैसे कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, उसके बाद में आपको वहाँ पे जो हैंड ग्लोव्स होते हैं वो यूज़ करने हैं। वैसे तो ये पहले भी होता था, मगर आज एक कोविड के वजह से उसे और भी स्ट्रिक्ट किया है, तो ये भी अफेक्ट करता है। उसके बाद में एक बिग चैलेंज इस कोविड-19 के बाद में सबको रहेगा, वो है राइजिंग अ फंड फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए फंड राइज करना। जैसे कि मैंने बोला कि अभी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो डिस्टर्ब है, इसकी वजह से जो फंड है वो राइज करना भी थोड़ा कठिन होगा। उसके बाद में अनबैलेंस एंड अनसर्टन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो अभी इंडिया की इकोनॉमी है वो अनसर्टन है, बैलेंस भी है, इनबैलेंस है। इनबैलेंस इन द सेंस कि अभी हमारी प्रायोरिटी चेंज हो रही है, टाइम के साथ में जो प्रायोरिटीज़ है ना वो चेंज होती रही है। कि हमें अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है, या अभी हमारे जो राज्यपाल है उन्होंने भी अभी स्टेटमेंट दिया है 2 दिन पहले कि जो गरज जिसकी नहीं है, हमें नीड नहीं है, ऐसे एक्सपेंसेस कम कीजिए। राज्य भवन में जो एक्सपेंसेस हो रहे वो कम कीजिए, जैसे कि व्हीकल परचेसिंग हो या कोई रिनोवेशन का वर्क हो, उसे कम कीजिए। उसके बाद में गवर्नमेंट ने भी, हमारे भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स अभी ऑन गोइंग है उसको वहीं पे स्टॉप कीजिए, जो अभी फिलहाल इस सिचुएशन में नीडेड नहीं है, क्योंकि उन्हें वो जो पैसा है वो अलग हेल्थ केयर में या अदर स्ट्रीम्स में उन्हें डाइवर्ट करना है। बराबर है, हेल्थ इज प्रायोर, हेल्थ फर्स्ट है। उसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड टाइमिंग है वो भी कोलैप्स हो चुकी है सब, तो उसे भी हमें एक पटरी पे लाना है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद में आपका सेफ्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबर्स में हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि सेफ्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबर्स भी हमें देखने। उसके बाद में अभी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं 2 आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये जो इश्यूज है, हम इसे इश्यूज कहेंगे या प्रॉब्लम्स कहेंगे, जो हम फेस करने वाले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी लोग हैं, वो है कि कुछ नौकरियां भी जा सकती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, क्योंकि क्या है ना, कोई भी सिचुएशन जब आउट ऑफ द कंट्रोल होती है तो पहले तो वही लोगों पे हमला होता है जो स्पेयर में होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा प्लेयर्स हम बोलते हैं। तो वो भी इसमें सिचुएशन है कि कुछ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय भी हो सकता है, टर्मिनेट हो सकते हैं। तो हम ये भी देखेंगे, टर्मिनेशन से डरने की बात नहीं है। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ में है, वो जो देख रहे हैं उनको हम बताएंगे कि हम स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो, इसे डरने की बात नहीं है, इससे भी सोल्यूशन हमें निकालना है। और दूसरी बात है कि डिस्प्यूट्स जो है अब वो राइज होने चालू हो जाएंगे। जैसे कि पहला डिस्प्यूट है कि हम कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हम काम करते हैं, तो हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं।
मैं मोटा मोटा सा आपको बताना चाहता हूँ एग्रीमेंट कैसे होता है। फिलहाल समझिए कि हमें एक 5 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो मैं ओनर से एक एग्रीमेंट करके लूँगा कि मैं आपको ये बिल्डिंग 5 महीने में या 6 महीने में आपको कंप्लीट करके दूंगा। इसकी कॉस्टिंग ये रहेगी, इसके जो पेमेंट शेड्यूल है ये रहेंगे। इस तरह से हम उनसे शेड्यूल करवा लेते हैं, एक एग्रीमेंट करवा लेते हैं। तो ये अभी समझो एक आधे कंसल्टेंट ने काम चालू किया होगा, तो उसमें उसे प्रॉब्लम आ सकते हैं कि अभी जो ओनर है वो उसे बोलेगा कि आपने तो मुझे डेडलाइन मई की दी थी, जून की दी थी या जुलाई की दी थी। और जो एग्रीमेंट हमने दी है या जो कंसल्टेंट है वो तो यही बोलेगा कि लॉकडाउन की वजह से मेरा डिले हो रहा है। तो कुछ इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो कुछ लीगल डिस्प्यूट्स भी होंगे जो बिग प्रोजेक्ट्स है उसमें। कोई नॉमिनल जो काम हम करते हैं रेसिडेंशियल में, स्मॉल प्रोजेक्ट्स में, उसमें डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर्स टू ओनर संपर्क होता है, तो उसमें भी डिस्प्यूट्स राइजेस होंगे, वो भी हमें संभालने हैं। तो ये भी थोड़ा हमें संभालना है कि डिस्प्यूट्स ना हो। इससे बचने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बचना है। बचना इन द सेंस इसे टैकल कैसे करना है। ये एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, एक टाइम फ्रेम है कि अभी ये ग्राफ चल रहा है, इसमें फ्लक्चुएशन है अभी, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में सैलरी एंड पेमेंट्स प्रॉब्लम। अभी देखो जो सर्कल है, इकोनॉमिक सर्कल ही थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, तो हर एक का वही प्रॉब्लम आ रहा है कि इनकम जो डिपेंडेंट है वर्किंग पे, तो उनका इनकम भी कम होते जा रहा है या उनके जो सेविंग्स है वो भी खत्म होती जा रही है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो लेबर्स का या एम्प्लॉय का पेमेंट करते हैं, तो उनको भी थोड़ी इश्यूज आ सकते हैं, तो उन्हें भी संभाल ले थोड़ा सा, और ऐसा ना हो कि किसी लेबर पे अन्याय हो, तो वो भी हमें देखना है। तो पेमेंट इश्यूज एंड पेमेंट प्रॉब्लम्स भी आपको कम करने हैं, तो उसके लिए भी आपको सोल्यूशन है। चलो मैं आपको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा पौराणिक है। देखो जब समंदर का मंथन हो रहा था ना, समुद्र मंथन जब हो रहा था, तब पूरा जो समंदर होता है शेक हुआ था, पूरा शेक मतलब हिल गया था, शेक। तो उसी टाइम 2 चीज़ें बाहर आ गई, मतलब कुछ खजाने वजाने आते रहे, उसमें से एक जगह पे पॉइजन भी बाहर आ, और एक जगह पे एक विष, आपण ज्याला मराठीत म्हणतो विषही त्याच्यामधनं निघालं आणि अमृतही त्याच्यामधनं निघालं। आता ही आपली चॉईस आहे की या सिच्युएशनमध्येही तसंच होतंय। हे जे जग आहे ना हे हालतंय, पूर्ण हालतंय, शेक होतंय, हे पूर्ण काही सुचत नाहीये आणि फार विचित्र कंडिशन आहे। तर याच्यामध्ये हे टाळण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्या हातात चॉईस आहे की आपल्याला विषाकडे जायचं आहे की अमृताकडे जायचं आहे। असं नाही की हे समुद्र सोडून पळायचं, हेही शक्य नाही। ज्यावेळेस सुनामी येतात ना, त्यावेळेस त्याच्यामधल्या माश्या ज्या असतात, समुद्रामधल्या माश्या, हा विचार त्या माश्या कधीच करत नाहीत की समुद्र पूर्ण उसळलेला आहे, रागामध्ये आहे आणि आपण या समुद्राला सोडून जायचं, नाही, त्या कधीच विचार करत नाहीत। त्या ह्याच विचार करतात की मला या समुद्रातच राहायचं आहे आणि या समुद्राला शांत होण्याची वाट बघायची। आता या सिच्युएशनमध्ये आपण तेच करतोय, आपल्याला शांत थांबायचं आणि वाट बघायची आहे की हा कधी शांत होईल। म्हणजे या सिच्युएशनमध्ये आपण कोणाला दोष देऊन फायदा नाही आहे की हा गव्हर्नमेंट असा, ह्या गव्हर्नमेंट पॉलिसीज तशा, असं नाही। ही प्रत्येकाची एक जबाबदारी आहे की या सिच्युएशनला एक शांतता ठेवणे आणि काही काळ याच्यावरती जाऊ देणे। आणि या सिच्युएशनवरती सगळ्यात रामबाण इलाज जर म्हटला तर तो हाच आहे की वेळ जाऊ देणे। प्रत्येक गोष्टीला वेळ जाऊ देणे हाच एक मोठा इलाज असतो। आपण बघत असाल की आपण जर थोडीशी शांतता बाळगली, थोडे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो केले, सोशल डिस्टन्सिंग पाळली, तर या चेनलाही ब्रेक करायला आपल्याला वेळ लागणार नाही, बिकॉज वी आर इंडियन्स। आणि सगळ्यांना अभिमान आहे आपण भारतीय असल्याचा, आणि आपण हे बघतोय पण जगाच्या पाठीवरती आपण बघतोय पण की कोविड-19ला आपण कसे डिफेंड करतो। सो हे सगळे होते प्रॉब्लेम्स आपल्या कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीजबद्दल। सो आपण नेक्स्ट जातोय सोल्युशन्स
तुम्ही म्हणाल की सरांनी तर हे सांगितलंय की प्रॉब्लेम्स काय आहेत, पण सोल्युशनही याच्यावरती लागतील. तर सोल्युशन सोपे आहेत, कठीण असं काही नसतं. ज्यावेळेस तुम्ही प्रॉब्लेम्स बघतात ना, हे जे काय मी 10-12 पॉईंट्स तुम्हाला सांगितलेत, जे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सांगितलेत, याच्यापेक्षाही भरपूर काही प्रॉब्लेम्स आहेत. भरपूर काही प्रॉब्लेम्स आहेत. जसं एक प्रॉब्लेम बघायला गेलं तर ज्यावेळेस रिस्टार्ट करायचं आहे ना हा सगळा गेम आपला कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीचा, तर ते मायग्रंट लेबर्सला रिटर्न आणणे आणि त्यांना पुन्हा एक स्टेबल करणे, इट्स अ बिग चॅलेंज. सेकंड तुम्हाला सांगितलं आहे, इंटरनॅशनल इन्व्हेस्टर्स असतील इंडियातले, हे फाइंड आउट करणे हे एक बिग चॅलेंज असणार आहे. त्याच्यानंतर या सिच्युएशन्समध्ये टॅकल करून जाणे, हा सगळे म्हणजे हे प्रॉब्लेम्स आहेत, हे आपल्याला एक एक करून घ्यायचे आहेत, सॉल्व करायचे. याच्यावरती सोल्युशन एक सगळ्यात बेस्ट सोल्युशन आहे की सध्या तरी एक शांत डोळे बंद करून मोठा श्वास घेणे आणि स्वतःला शांत करणं. ज्यावेळेस आपण स्वतःला शांत करू ना, तर आपली विचार करण्याची शक्ती वाढते. जोपर्यंत आपलं मन शांत नाही आहे तोपर्यंत आपण कोणत्याच विषयावरती विचार करू शकत नाही, किंवा विचार केलाही तरी तो दूषित विचार असू शकतो. तर याच्यासाठी बेस्ट आहे की आपण सगळ्यांनी पहिलं तर शांत व्हावं. म्हणजे आपण जो म्हणतो पॅनिक झालेलो असतो, आपण सिच्युएशनमध्ये पॅनिक होतो, आपण ते पॅनिक न होता पहिलं तर आपण शांत व्हावं. सेकंड आहे की आपण या सगळ्या सिच्युएशनमध्ये पॉझिटिव्ह राहावं. मी माझ्या सगळ्या मित्रांना, सगळ्या ऑडियन्सला, सगळ्यांना विनंती करतो की ही सिच्युएशन्समध्ये तुम्ही बघत असाल, इन्फ्लुएन्स आपण ज्याला म्हणतो ना, म्हणजे दुसऱ्याचा प्रभाव, तर या सिच्युएशनचा प्रभाव आपल्या सध्या डोक्यावरती होतो आहे, एक विचारांमध्ये होतो. जसं की सगळीकडे तुम्ही बघा निगेटिव्हिटी आहे. निगेटिव्हिटी या वातावरणामध्ये दररोज फिरते इकडे तिकडे, ही आपल्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना अटॅक करते आपल्या ब्रेनवरती. तर याच्यासाठी पॉझिटिव्ह राहण्यासाठी ना एकच पर्याय की आपण नेहमी आपल्या माइंडला सांगा की काही झालं तरी आपणच जिंकणार, आणि आपण नेहमी पॉझिटिव्ह राहायचे. आणि ब्रेन बुस्टर्स तर आहेच, पॉझिटिव्ह बुक्स असतील, पॉझिटिव्ह सेमिनार्स असतील, पॉझिटिव्ह वेबिनार्स असतील, हे अटेंड करणे. आणि ऑलवेज पॉझिटिव्ह, नेवर थिंक ऑफ निगेटिव्ह कधी विचार करूही नका. कारण काय आहे ना, हा फक्त एक इट्स अ गेम ऑफ टाइम, समय का खेल है, सब समय का खेल है, इसके ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं है, समय का खेल है. जो भी अटैक्स हम पे हो रहे हैं ये सब समय का खेल है, समय के साथ में ये भी डिजॉल्व होते जाएंगे, हमें बस प्रयास करते रहना है. थर्ड जो सिचुएशन है, मतलब सोल्यूशन है, तो वो है हम्बलनेस. बस प्यार से, आपको सभी के साथ में प्यार से व्यवहार रखना है. इससे क्या होगा ना कि आप जो ओनर से आपके रिलेशन से पहले कि आपने एग्रीमेंट्स किए या कुछ काम आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का लिया है या कर रहे हो, या लेबर से उनके साथ में आप हम्बल रहोगे या प्यार से रहोगे ना, तो वो मान भी जाएंगे. क्योंकि सभी लोग जो होते हैं ना, जो काम शस्त्र ना कर पाया तो वो आपकी वाणी भी कर जाता है. आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए, आपके पास में थोड़ी सी हम्बलनेस होनी चाहिए. और सबसे ज़्यादातर इम्पोर्टेंट बात इसमें है, जो लास्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्टॉप ओवर थिंकिंग. आप ज़्यादा विचार करना अभी छोड़ दीजिए. हम किसी भी प्रॉब्लम पे एकदम एक्सट्रीम लेवल पे विचार करते जाते हैं, तो हमें वो भी बंद करनी है कि ज़्यादा थिंकिंग करके कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है. आपको सोल्यूशन यही है कि आपको शांत रहना है, हम्बल रहना है, पॉजिटिव रहना है. और उसके बाद में आपको आपके जो कलीग्स हैं, आप जिस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्क करते हो या कोई भी इंडस्ट्री में वर्क करते हो, तो आपके कलीग के साथ में आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए, उनके हालचाल आपको पूछते रहना चाहिए. उसके फ़ायदे ये है कि वो आपको भी कुछ सपोर्ट कर दे या आप पॉजिटिव रहो. और कभी भी किसी से बात करते हो तो आप यही सोचे कि हम कैसे पॉजिटिव वे में बात कर सकते हैं और पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं. उसके बाद में अभी ये हो गया प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. बट कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो चाहते हैं कि ये जो सिचुएशंस अभी क्रिएट हुई है, इसमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज़, हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ कुछ दिख रही है क्या. जैसे कि संदीप सर ने पूछा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है,
तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आज भी अपॉर्चुनिटीज, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो आप कर सकते हो। बट अभी अपॉर्चुनिटीज आपको करने के लिए आपको पहली बात जो है वो आपको शॉर्ट एनालिसिस करना है। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, अभी देखा जाए तो आपको पहले आपको आपकी स्ट्रेंथ समझनी चाहिए, उसके बाद में आपके वीकनेसेस क्या है वो सॉर्ट आउट करने चाहिए, उसके बाद में आपके पास में थ्रेट्स क्या आने वाली है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वो आपको देखने चाहिए। अभी देखो हम कहाँ पे गलत होते हैं, जब हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं ना तो उसके आगे भी कुछ चीज़ें होती है। आपको बेसिकली 3 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना है। आपके ड्रीम क्या है, आपके एम क्या है और आपके गोल्स क्या है। आप बोलोगे कि ड्रीम, एम एंड गोल, ये 3 चीज़ें जो है वो लगती तो सिमिलर ही, एक जैसी लगती है, एक जैसी ही हमें आज तक बताई गई है। नहीं, वो चीज़ें तीनों भी अलग होती है। जैसे कि देखा जाए तो ड्रीम, हम बोलते हैं कि मेरा ड्रीम ये बनना है, वो बनना है, इस एक्टर जैसे दिखना है, या इस एक्टर जैसे काम करना है, या इस व्यक्ति के जैसा मुझे काम करना है। तो ऐसे ड्रीम्स हमारे जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं इमोशंस पे और करंट सिनारियो पे, सिचुएशन पे। अभी कोई जो इसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है तो वो ड्रीम के सहारे ना ढूंढे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। देखिए, जब आप ड्रीम, कैसे जानना है कि ये ड्रीम है या एम है या गोल है। देखो, अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में सैनिटाइज़र, जो हैंड वॉश है, सैनिटाइज़र है, उसका सेल अभी बहुत बड़ा है, जो कि पहले बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि सैनिटाइज़र सैनिटाइज करने के लिए यूज़ होता है, हाथ पे लगाना होता है, बहुत सारे लोग थे। बट अभी देखा जाए तो सैनिटाइज़र ये हर एक की जुबान पे है। तो हम देखते हैं कि चलो इसमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही है कि चलो हम सैनिटाइजर का क्यों ना कोई प्रोडक्ट बना ले या सेल करें। आता है ऐसे सिचुएशंस जब क्रिएट होती है तो एज पर सिचुएशन हम नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चालू करते हैं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढते टाइम में ये भी ध्यान में रखा जाए कि ये ड्रीम है या गोल है। तो आप ये जो सिचुएशन है या ये जो आप डिसीजन ले रहे हो कि हमें कुछ सैनिटाइजर के कंपनी में करना चाहिए या सैनिटाइजर जैसा सेल में या सैनिटाइजर्स के इसमें से कुछ रिवेन्यूज जनरेट करना चाहिए, तो आप देखिए उसमें भी आपको प्रॉफिट हो सकता है या आप उसके बिजनेस कर सकते हो, मगर वो आपके अभी के सिचुएशन पे डिपेंड करने वाली एक चीज़ है या एक डिसीजन है आपका। वो डिसीजन आपने इमोशनली एंड दिस सिचुएशन उसको प्रोसीड कर रही है। आपका दिमाग वही देता है आपको जो आपके सिचुएशंस देती है आपको, आपके आजू बाजू में जो होता है। दूसरा होता है एम। एम मतलब एक फोकस्ड टारगेट होता है, उसको एक प्रिसीजन होता है, एक इम्फोसिस पॉइंट होता है, एक माइक्रो पॉइंट होता है। उसमें आपको पूरी स्टडी करनी पड़ती है कि, और इसका एक खास बात है एम की, आप देखा जाए ना आर्चरी हो या राइफल शूटिंग हो, उसमें आपको एम प्रोवाइड किया जाता है। तो एम में वही होता है कि आपको एक इम्फोसिस पॉइंट ही स्ट्राइक करना होता है। इसका मतलब है कि आपको फुल फोकस से उसी पॉइंट पे स्ट्राइक करना होता है, आजू बाजू नहीं, वही पॉइंट हमें चाहिए होता है। तो ये जो एम होता है ना, एम ऐसा होता है कि आपको पर्सनली उसमें इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ती है, आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है, उसकी विक्ट्री भी आपकी होती है और उसमें जब आप हारते हो वो भी हार भी आपकी होती है, उसमें कोई किसी का दोष नहीं होता है। तो ऐसे भी सिचुएशन में आप ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हो कि मेरे पास में क्या स्ट्रेंथ है जिसमें से मैं अपॉर्चुनिटीज या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटीज या अदर इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है हमारा गोल। गोल ऐसे होता है कि आप देखा जाए कि आप फुटबॉल में गोल किए जाते हैं, तो गोल एक के भरोसे भी नहीं किए जाते, पूरी टीम उसमें डट जाती है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी काम आप गोल के तरीके से ले रहे होगे, तो आपको आपके कलीग्स, आपकी टीम बिल्डअप करनी है। उसमें जितना शेयर आपका होगा, शेयर इन द सेंस आपकी एफर्ट्स जितने होगी उतने ही एफर्ट्स बाकी के भी होते हैं। उसमें विक्ट्री भी सभी की होती है और उसके जिम्मेदार जो फेलियर्स आते हैं उसके जिम्मेदार भी सभी लोग होते हैं।
तो पहले तो आप ड्रीम, एम और गोल समझ ले। और देखा जाए तो इसके बाद में हमें देखना है कि स्मार्ट वर्क हम कैसे कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपके पास में बहुत सारे तरीके आप देख रहे होंगे कि हम ही अभी वेबिनार ले रहे हैं। यही चीज़ पहले सेमिनार्स के थ्रू होती थी कि जहाँ पे क्राउड्स इकट्ठा होती थी और हम सब मिलकर वो अटेंड करते थे। आज वेबिनार से ये काम हो रहा है। तो हमें भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखना है कि हम अपने मीटिंग्स हो या कोई प्लानिंग डिस्कशंस हो या कोई न्यू प्रोजेक्ट डिस्कशन हो तो वो हम इसके थ्रू करें, ऑनलाइन थ्रू करें। और वैसे ही स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए वो हमें देखना है। अभी देखा जाए तो कैड सेंटर जो एक वेंडर है वो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है। तो ये कैड सेंटर में भी आप आपका करियर बना सकते हो। जैसे कि जो सिविल इंजीनियर्स है उनके लिए ऑटोकैड हो गए, रिवेट आर्किटेक्चर हो गया, 3ds मैक्स है, स्टैड प्रो है जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस के लिए यूज़ होता है, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग है। वैसे बहुत सारे कोर्सेस है जो आप कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकते हो। और अभी सब लॉकडाउन में है, जो भी इंजीनियर्स है या वर्किंग प्रोफेशनल्स है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी ये बात ध्यान में रखें कि हमारे पास में अभी टाइम है, वक्त है, तो वक्त होते ही संभाल लीजिए और कुछ जो कॉम्पिटेंसीज हम गेन कर सकते हैं वो गेन कर लें। उससे भी आपको फ्यूचर में ये बात का धोखा नहीं रहेगा कि मेरी नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी। और आपके पास में ये कॉम्पिटेंसीज अगर होंगी या आपके पास में सर्टिफिकेशंस होंगे, उसके बाद में आपके पास में स्किल्स होंगे, तो आप घर बैठे ही काम कर सकते हो ही हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके बाद में जैसे देखा जाए कि आप मैनेजमेंट जो फील्ड है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, उसमें भी वर्क कर सकते हो। कि अभी जो बूमिंग इश्यूज हमारे सबके सामने जो आ रहे हैं, आने वाले हैं कोविड-19 के बाद में, वो बेसिकली रिगार्डिंग टू मैनेजमेंट ही ज़्यादा है। जैसे कि पहले देखा जाए तो लेबर मैनेजमेंट, और हर जगह पे या हर इंडस्ट्री में बोला जाता है कि जिसके हाथ में मैन पावर है वही उस क्षेत्र का किंग है। वैसे ही हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में है कि जब तक आपके पास में मैन पावर है तभी उसमें आपका सक्सेस रेशो ज़्यादा है। मैन पावर ही आपको ग्रोथ दे सकता है। तो ये बात भी हम जान लें। तो ये सब बातें थी जो हमें आज इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करनी थी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा जो ABC ग्रुप है उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली अविनाश चाटे सर जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे आकर मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ अविनाश सर जी से कि ऐसे ही वो वेबिनार्स एंड सेमिनार्स अलग अलग टॉपिक पे अरेंज करते रहे, अलग अलग विषय पर एक्सपर्ट्स को बुलाते रहे और इस सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में सबको टैकल करने की शक्ति वो वेबिनार्स के थ्रू देते रहे। और बेसिक एक पॉइंट है कि हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिवनेस जो है ना, आपको बस वही एक चीज़ होती है कि पॉजिटिव रहो ना तो आप कभी हारेंगे नहीं। मतलब निगेटिविटी आपके पास में भटके भी नहीं है अभी। तो पॉजिटिव रहना है। और दूसरी बात ये है कि आपको सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। इसी के साथ में आज के वेबिनार का मैं अंत करता हूँ। किसी को कोई सवाल होगा तो मैं 2 मिनट अभी ऑनलाइन हूँ, तो आप हमें पूछ सकते। अगेन आई थैंक्स टू मिस्टर संदीप सर फॉर आस्किंग मी योर क्वेश्चन, Sate sir for giving me support, inviting me. और लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा कि हारना नहीं है, हमें जीतना है और आगे बढ़ते जाना है। और जो भी सिचुएशंस हमें आएंगी हमें उसे टैकल करना है। वी आर इंडियंस, हमने कभी गिव अप नहीं किया है। हम हर वक्त हर सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन को डटे रहे, वैसे हमें डटे रहना है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अगेन आई थैंक्स टू अविनाश सर, ABC trainers and all viewers.
थँक्यू अगेन.